Thank you everyone for joining another episode of West Barlas podcast, and you guys are watching the Founder Series. As you know, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि different streams से different industries से founders को लेके आए who've been in the startup ecosystem for the past 5, 7, 10 years and who've been running successful startups. उनसे कुछ discussions करेंगे. We'll try to understand why they started their journey, how did it go, and where it's at right now, and what kind of challenges have they faced throughout. आज मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त और मेरे बड़े पुराने दोस्त एंड वन ऑफ माय पार्टनर्स एज वेल इन वन ऑफ द कंपनीज मेरे साथ हैं. ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ blinkco.io. His name is Syed Sair Ali. अस्सलाम वालेकुम Syed, how are you doing? वालेकुम सलाम अवैस, थैंक्स फॉर हैविंग मी. और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं, खैरियत से हैं? Alhamdulillah, very good to see you. I haven't seen you in more than 4 or 5 years. ठीक है, काफी अर्सा हो गया फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई. ऐसे ही है. Last time, though, I think we met at some dinner, maybe Taha की तरफ या कहीं और यहाँ पे इस्लामाबाद में. Yeah, that's been a while. But you recently moved to Riyadh. I And did. when was that? So last year March में I moved to Riyadh with my family, primarily to expand Blink to Saudi Arabia. हाँ. So अभी आप सिर्फ Blink कर रहे हैं या फिर Blink के अलावा भी कुछ आपने मुशागिल रखे हुए हैं on the business side? So core is Blink, obviously. That takes up 98% of my time. Or 1 to 2% में, you know, of Boring Syndicate, which is led by Taha. उसमें I just give some, I'm more of an EIR, entrepreneur in residence, कि जो founders के साथ कभी कोई उनको when they get stuck, we have a call with them, sounding board के तौर पे. But in terms of full-time engagement, it's only Blink. Nice, very nice. So let's start off with your background. शुरू में, I mean, where were you born and raised? कहाँ से पढ़े, कहाँ गए? So walk me through that. So born and raised in Karachi. उसके schooling कराची में थी सारी. My mother was a teacher. My father was a civil engineer. My father used to live in Saudi, but then when I was born, उसके थोड़े 1-2 साल बाद ही हम Saudi से पाकिस्तान आ गए थे. My father passed away when I was 5. And then my mother sort of transitioned from a homemaker to a breadwinner role. Or my mother started teaching, or फिर वो I think she worked for around 20 years. Eventually वो 10 years at Hamdard, जो हकीम सईद का जो इंस्टीट्यूट था. So My father used to teach there. वो वहाँ पे visiting professor थे पर इस्लामाबाद. अच्छा. तो बेसिकली उसकी वजह से टीचर्स के, क्योंकि वो सब्सिडी मिलती थी स्टूडेंट उनके अपने बच्चों के लिए. सो आई स्टडीड फ्रॉम देयर. हम 3 भाई हैं, तो दोनों छोटे भाइयों हमने स्कूलिंग वहीं से की थी, और बड़े भाई ने फिर यूनिवर्सिटी अंडरग्रेड जो है वो हमदर्द यूनिवर्सिटी से किया, प्राइमरीली फॉर द सेम रीज़न कि वो चीपेस्ट ऑप्शन था उस वक्त. फिर वहाँ से आई वेंट टू आदमजी कॉलेज इन कराची, और उसके बाद वहाँ से लम्स में अंडरग्रेड किया. बैक इन द डे एक उस वक्त डिग्री होती थी सोशल साइंसेज में, जेनेरिक, जिसमें सारे सोशल साइंसेज को कंबाइन करके वो करते थे. अब अलग-अलग मेरे सारे दोस्त वहीं गए थे, आपके साथी थे वो. जी. तो जो वहाँ पे अब तो है वो पॉलिटिक्स की अलग है और लिटरेचर की अलग है. सो उसमें मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट डेवलप हुआ हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ लॉ. और उसमें भी उस टाइम पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग कोई 4 से 5 ऐसे टीचर्स थे डिफरेंट, जो कि इस्लामिक स्टडीज से लिंक थे. इस्लामिक पॉलिटिक्स, इस्लामिक फिलॉसफी, इस्लामिक लॉ, अलग अलग माइंडसेट के वो थे. सो वो एक बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ, और हमारे बैच के काफ़ी लोग उनसे इंस्पायर होके PhDs वगैरह भी किए, और मैं भी उनमें से एक था कि मुझे शौक था कि मैं वो करूँ, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक लॉ. सो that was my core interest. और लम्स में अव्वल साइड में तो मैं याद मुफ्ती कमालुद्दीन साहब थे, फिर उसके बाद आरिफ जमान साहब थे. they used to be really big figures back in the days. बिल्कुल. so मुफ्ती कमालुद्दीन थे. यस. सो आरिफ जमान साहब जो थे, उनके भाई थे इफ्तिखार जमान साहब. आरिफ जमान तो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस वाली साइड पे थे. जो उनके भाई हैं इफ्तिखार जमान साहब, ही इज अ PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन इस्लामिक लॉ. और सो वो पढ़ाते थे उस वक्त. फिर डॉक्टर एजाज अकरम थे मरहूम, उनको ही पास्ट अवे. वो फिर इमरान खान की गवर्नमेंट में भी कुछ सीरा कमेटी वगैरह के चेयर बने थे. फिर उस वक्त डॉक्टर नुमानुल हक थे, वो अब IBA में होते हैं. डॉक्टर नुमानुल हक यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर एट ब्राउन. वो भी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम
और इस्लामिक कल्चर्स वगैरह पे काम करते थे। फिर डॉक्टर बासित कौशल थे, वो फ़िलॉसफ़ी, सोशियोलॉजी एंड इस्लाम पे उन्होंने काफ़ी काम किया। तो वो एक काफ़ी सारे 5-6 और डिफरेंट थे, यानी कुछ बहुत ट्रेडिशनल रिलीजियस माइंडसेट के लोग थे, हम्म, कुछ थोड़े मॉडर्न थे, कुछ बट एक ओवरऑल एक जो कहते हैं ना एकेडमिक स्टडी ऑफ इस्लाम का एक कल्चर जो था, वो उस हम्म। टाइम पीरियड में लम्स में काफ़ी आई थिंक शायद शुरू हुआ, ज़्यादा काफ़ी परवान आपने चढ़ा। वो वाला कोर्स भी किया था, आलिम वाला कोर्स भी किया था, या आपने नहीं किया था वो? हाँ, सो वो मैंने लम्स के बाद किया था पार्ट टाइम, अच्छा। उसको साथ-साथ थोड़ा बहुत किया, हम्म, मतलब कहने को वो कर लिया, बट ऑब्वियसली पार्ट टाइम उस तरह नहीं होता द वे इट शुड बी हम्म। डन। Yeah. एंड मेरा टेस्ट I mean, नॉलेज ही it कम, takes a मुझे lot of चीज़ें नहीं commitment for आती। sure. यस, I यस, remember यस, यस। another really a good common friend of ours, Muteep Pasha. Pasha was on that हाँ, line as well. उसने भी बड़ी अपनी यस। तरफ से मेहनत की थी. मुतीब रियाद शिफ्ट हो गया बाय द वे। Yeah, that's what I've हाँ, heard. And apparently he's अभी been मैं, playing tennis over there. And he यस। busted his knee. हाँ, अभी आई मेट हिम लास्ट वीक। उसके अच्छा, बच्चे और मेरे बच्चे सिमिलर एज ग्रुप के हैं, तो हमने अच्छा. टेनिस का ही कोचिंग सेशन, हमने कहा यार सारे के बच्चों को इकट्ठा करके ना तो Very nice. टेनिस Yeah, कराओ। Pasha, I remember back in the days, he was, I think, Pakistan number one under 17 में. So he was with me in O levels. And then O levels के बाद I mean, I think he joined you in Lums. That's where you met him, यस, यस, right? यस। So I mean, the way I look at it, I mean, आपकी initial journey जो है with the family background, I would assume that you would directly move into a corporate side rather than jumping into something so risky, or at least it's presumed to be so risky, कि आप बिल्कुल धंधे वाली साइड पे आ गए. What pushed you into getting down this line of business, जो कि entrepreneurship का है? So I think when I think about it, तो 2-3 चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया। एक तो when my father passed away, my mother was teaching at a school, but I would always see her doing like a side hustle, कि वो हम्म, कुछ ना कुछ, कभी वो ट्यूशन सेंटर हमारा अच्छा, घर बना होता था, कभी वो कुछ ड्रेस डिज़ाइन कर रही होती थी, फिर एग्जीबिशन करती थी। 90s की बात है, उस वक्त ब्रांड्स भी नहीं होते nice, थे, तो शी वुड डू nice. दैट एट आवर हाउस। सो वो एक मुझे हमेशा से ना एक सॉर्ट ऑफ, और हमारी कोई बहन नहीं थी, तो आई वुड स्टे क्लोज टू माई मदर, ज़्यादा उनकी हेल्प करा हम्म, रहा हूँ जो भी चीज़ें काम शाम। तो मुझे वो आई थिंक वहाँ से एक हसल का एक सेंस आया कि अच्छा हाँ, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करना है। हम्म, तो एक वहाँ से इंस्पिरेशन हमेशा से थी। दूसरा आई थिंक जो आई मैं जब ग्रेजुएट हुआ उसके बाद आई वेंट इनटू कंप्लीटिंग माय दिस आलिम कोर्स। तो हुआ हम्म, ये कि मैं ना वो रैट रेस से बाहर निकल गया। हम्म. वरना इट्स वेरी प्रेशराइजिंग कि आप सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, आपका दोस्त बिल्कुल कहाँ ऐसा पे ही है. है, किस कंपनी में है, उसकी सैलरी क्या है। मैंने वो बिल्कुल एक अनडिफाइंड पाथ था, कोई कंपैरिजन, कोई कुछ कोई उसको लोग अच्छा परसू ही नहीं समझते हैं, करता. बुरा समझते थे, बट कोई कंपेयर नहीं करता था, और ना हम बिल्कुल सही है. हम किसी से कंपेयर करते थे। उसका आई थिंक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि फिर जब मैं अपना वो कोर्स कंप्लीट करके वापस आया, तो हम्म, इट वाज़ जस्ट मी कि यार अच्छा मैंने क्या करना है। इट वाज़न्ट हम्म. कि यार मैंने किसी को प्रूव किया, मैं तो वैसे ही एक वो वखरा बंदा था कि जो ग्रेजुएट होके मदरसे की पढ़ाई पढ़ने चला गया। सो वो आई थिंक उसका फ़ायदा हुआ। आई सी आई जब बाद में फिर बहुत ज़्यादा इंटरैक्शंस हुए लोगों से, तो ये समझ आता है कि यार द नंबर वन रीज़न पीपल आर अनएबल टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द पर्क्स। जो एक जो ड्रग, सैलरी की ड्रग जो होती है, या उसकी आपको आदत हुई भी होती है। मैं वो बिल्कुल. फंकारियाँ कर चुका था, तो इसलिए मुझे हम्म. इस उसकी आदत ही नहीं पड़ी थी। तो या इस वजह से जो है वो आई थिंक इट्स दैट ट्रू. दैट अलाउड मी टू डू दैट। It's a good way that you put it. I mean, it's a so. I mean, I got out of that drug addiction like 4 or 5 years ago when I हुँ, started my entrepreneurship journey. And जो शुरू का जो टाइम होता है ना, जहाँ पे you don't know where that next paycheck is coming in, because वहां पे तो ये एक भी एक काम करना है आपने, बस हुँ, टाइम निकाल लो, कुछ ना भी काम करो तो फिर भी आपको सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है. पर यहाँ पे when you're working for yourself and actually you're providing for like 30, 40, 50 other families as well, जो आपके साथ मुंसलिक हुँ, हुई हुई हैं, it becomes very हुँ, daunting as well. How do you actually cope up with that pressure? To be on हुँ, month to month basis कि यार इसको मैंने शुरू करना है. So as I was talking to you earlier कि जो मेरी podcast है, it's basically for people who are just joining their professional life, or they're starting off their career as a startup founder, or they're still their last year or maybe 2 years to go in their degree. If you were to tell them कि entrepreneurship के अंदर आने से पहले जो है, how do you prepare yourself? I know there's no rule book that anybody can follow. So it's हुँ, your experience, right? So I would love हुँ, if you can share your experience with these guys and tell them कि यार हाँ, अगर आना है तो ये चीजें एक्सपेक्ट करो, और हुँ, जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको तुम इस तरह चैलेंज को वो हुँ। कैटर कर सकते
आई थिंक एक तो हर किसी का डिफरेंट पाथ होता है, और मैं समझता हूँ कि मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई थी कि डे वन पे जब हमने स्टार्टअप शुरू किया था, वी हैड सम इन्वेस्टमेंट अच्छा। वो कमिटेड थी, विच ठीक। अलाउड मी टू, सो मैं कहता हूँ कि मैं एक तरह से कंट्रोल्ड एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हुआ था, वेयर आई ठीक। हैड सम रनवे कि यार हाँ मतलब साल का एक रनवे मौजूद है। तो आई थिंक दैट इज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आई वुड से वीसी पर फंडेड या आप एक्सप्लेन उस तरह की स्पेस में ये जा रहे कैसे हैं। हुआ था? हाउ डिड दैट सो हैपन? हाँ, सो जो ईद मुबारक था उसमें मैं माय को-फाउंडर हैदर जो है, ही इज़ आवर सीटीओ हैदर, एंड met went to Yusuf Jan, who is या। our first investor, and they both decided कि यार हमने ये करना है, and हम्म। Yusuf Jan decided to put in money, and Heather हम्म। decided to write the code, but the missing piece was the commercial या। person who can sort of synergize and bring everything together. मैं उस हम्म। वक्त यूसुफ जान के साथ in touch था for something else. Before उससे पहले मैं एक और startup मैंने वो scratch से शुरू किया था, that was venue booking, book.pk के नाम से, या। 2016 में. So Yusuf Jan said कि यार ये तुम ना, this is what we are doing, why don't you join us as a co-founder? So या। initially उस वक्त I was teaching at a university, so I thought कि okay मैं थोड़ा सा इसको I'll just start working along with my university teaching, क्योंकि university teaching generally कम लोड होता है, उसमें टाइम होता हम्म। है. So I started हम्म। working with them. I liked the people. हैदर बहुत ज़बरदस्त आदमी था, यूसुफ जान के साथ बहुत सीखने को मिला. He's a great mentor. He's still part of our company, और या। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था. एंड आई सेड ओके, फिर आफ्टर 6 मंथ्स जब थोड़ा कोड शोड रेडी हो गया, प्रोडक्ट सामने आ हम्म। गई, मैंने कहा ओके लेट्स डू दिस फुल टाइम. और फिर वो मैं, सो So, आई जॉइंड एज एन इक्वल को would it be फाउंडर टू हैदर. would it be fair to say that this was not the first entrepreneurial journey that you had? Booked.pk was first. So यस, walk me through booked.pk. कि भी उसका आइडिया किस तरह आया, श्योर. क्या उसके अंदर क्या किया? Because essentially what I'm understanding is कि वहां से आपकी कनेक्शन बनी ना. So बिल्कुल. walk सो me through that. उसका उसका इंटरेस्टिंग ये था कि वो एक्चुअली कोई पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था. आई वाज टीचिंग एट अ यूनिवर्सिटी, और मुझे शौक था कि मैंने अपना कुछ करना है, और टेक्नोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट था, रीड वगैरह कर रहे होते थे चीज़ें. Again, this is 2016. There are no VC funds in Pakistan. There are some angel investors here and there. Yusuf Jan is one of them. तो मैंने उस वक्त जो है वो मेरे भाई की शादी थी, एंड इवेंचुअली हम कराची से मूव हो गए थे. मैं लाहौर मूव हो गया था, और मेरे भाई इस्लामाबाद मूव हो गए थे. Right. तो जो भाई की शादी थी वो हमने सोचा कि कराची में ही करते हैं, क्योंकि रिश्तेदार हमारे सारे कराची में ही थे, वलीमा हम वहीं पे करेंगे. तो ठीक। उसके लिए इट वाज अ बिग हैसल कि शादी हॉल कैसे बुक करें, अवेलेबिलिटीज नहीं मिल रही, रेट्स नहीं मिल रहे. तो वहाँ पे फिर मुझे प्रॉब्लम की अंदाज़ा हुआ कि यार ओके, दिस इंडस्ट्री इज़ अ बिग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. वेडिंग्स आर अ बिग इवेंट इन जनरल, और कोई उसमें देयर इज नो वेबसाइट दैट इज. अभी तो सिंपल ये था कि यार एक ज़मीन.com ऑफ शादी हॉल इफ रिलेटेड टू इवेंट्स बन जाए. सो दैट वाज द आइडिया. फिर उसमें हमने अगेन वहाँ पे फिर आई स्टार्टेड मीटिंग वेडिंग हॉल ओनर्स. मैंने बात की मैनेजर्स से, उन्होंने कहा जी हमारे मतलब ऑब्वियसली पीक सीजन में तो कोई मसला नहीं है, ऑफ पीक सीजन में अगर आप हमें क्लाइंट ला के देते हैं तो हम आपको जो है वो कमीशन दे देंगे. वहाँ से एक सॉर्ट ऑफ बिजनेस मॉडल वैलिडेशन की. फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बनाते हैं. मेरे एक दोस्त थे, उनको कहा कि यार कम से कम पैसों में कितने में बना के दे देंगे. उन्होंने आई थिंक कोई महीने के एक छोटा रिटेनर रखा कि इतने पैसों में बन जाएगी. मेरे कज़न थे, उनसे उनको मैंने आइडिया बताया, उन्होंने कहा चलो मैं कुछ पैसे डाल देता हूँ उसमें. Nice. वी डिसाइडेड आई थिंक कि वो 50% कैपिटल डालेंगे, सॉरी 75% वो डालेंगे, 25% मैं डालूंगा, मगर ओनरशिप 50-50 होगी, क्योंकि काम मैं करूंगा और सैलरी में नहीं लूंगा. तो बिल्कुल ठीक। दैट वाज द मॉडल. अगेन इफ यू स्टार्टिंग आउट न्यू, जस्ट द क्रिएटिव मॉडल्स, आप कुछ भी करके किसी तरह चीज़ों को आगे बढ़ाएं. Yeah. पहली 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 जर्नी में या पहली अटेम्प्ट में ऑप्टिमाइज करने पे इतना ना सोचें. It's there to learn, it's there to build your Yeah. network, it's there to start off, get off the ground, right? फिर once you're on the ground तो फिर आप चीज़ें कर सकते हैं, उसको ठीक कर बिल्कुल। सकते होते हैं. वहाँ से फिर हमने तकरीबन 200-250 शादी हॉल ऑन बोर्ड किए हमने उसमें. अच्छा। जी, उसमें Across फिर हमने क्या Pakistan. सो फोकस अभी तो हमारा लाहौर पे था, फिर हमने जीटी रोड कवर करना शुरू की थी, फिर हम आगे अभी जा चल रहे रही थे. है ये? अभी बिजनेस आप लोगों ने बंद कर दिया हुआ है? नहीं, बंद कर दिया था. तो उसमें फिर हुआ ये कि जो उसमें चैलेंज ये आया कि जो शादी हॉल थे वो एक तो प्राइसेस अपनी बताते नहीं थे, कभी डिस्क्लोज नहीं भी करते थे। बिल्कुल ठीक। डिस्क्लोज नहीं करते, राइट? तो हम्म। उसमें फिर हमने क्या फिगर आउट किया कि हमने एक शादी हॉल मैनेजर्स की एक ऐप बनाई.
और रियल टाइम क्वेरी सिस्टम बनाया कि जैसी कोई वेबसाइट पे क्वेरी डालेगा तो उसको साइलेंटली क्वेरी चली जाएगी और वो अपना ठीक। रेट और अपनी अवेलेबिलिटी यस और नो कर दे और वो रेट बता दे कि ओके इस पे मैं इतने प्राइस पर हेड पे दे सकता हूँ, चिकन का मेन्यू, मटन का मेन्यू। वो बिल्कुल ठीक। लाहौर में एटलीस्ट वो वन डिश था तो वो बड़ा ईजी था हमारे लिए, तो वो ठीक। अच्छा सिस्टम चल पड़ा था। फिर चैलेंज ये था कि आई कुडंट सी माई सेल्फ ज्वाइनिंग दिस फुल टाइम क्योंकि पैसे नहीं थे इंडस्ट्री में। मतलब ऑब्वियसली इस तरह की ग्राउंड ब्रेकिंग जो भी इनोवेशन होती है टेक्स टाइम टू बी बिल्ट, और वीसीज नहीं थे, इन्वेस्टर्स नहीं थे। जो पैसे हमने थोड़े बहुत इकट्ठे किए थे वो हम टेक्नोलॉजी बनाने पे लगा रहे थे। बट आई स्टिल थिंक इट्स अ वायबल आइडिया और उसको एग्जीक्यूशन प्ले है, यानी टैम इज डेफिनेटली देयर, द मार्केट इज बिग, शादियां अभी भी बहुत होती हैं, हमने हिसाब लगाया था। I mean, तो that's what I was तकरीबन thinking. अभी the business model kind of makes sense, but वो ये scale करते हुए जो है आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म. So it's more of an aggregator of sorts, right? एग्जैक्टली जिसके अंदर आप बैठ एग्जैक्टली के एक जगह एक पोर्टल के ऊपर सारों को ऑप्शन दे रहे हैं. So it's not a listing space, but सो listing से ज्यादा जो है एग्रीगेटर बन जाएगा. सो हमने इंटरेस्टिंग है कि उस वक्त में मेरे जो बल्कि कज़न थे हु इन्वेस्टेड इन माय कंपनी, उन्होंने मुझे कहा कि जो ज़मीन.com के जो फाउंडर्स हैं वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उनसे मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात की थी कि यार स्टे वेरी क्लोज टू द ट्रांजैक्शन, पैसे ट्रांजैक्शन में ही है, लिस्टिंग में नहीं है। क्लासिफाइड में लिमिटेड पैसे होते हैं हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही है. सो Yeah. फिर डाउ में भी हमने देखा कि किस तरह आप लोग माशाल्लाह ट्रांजैक्शंस के करीब हैं। सो आई थिंक दैट रियली मैटर्स। वो एडवाइस जो थी वो बड़ी यूजफुल थी। तो हम क्या करते थे कि जितने हम पर हेड 50 रुपीज 100 रुपीज कमीशन लेते थे, तो अगर 300 बंदे का इवेंट है तो वो 30,000 रुपये बन जाता था, विच वॉज अ रीजनेबल अमाउंट एट 100 रुपये पर हेड। so that was the business model, but I still think कि उसमें कुछ पार्ट क्लासिफाइड मॉडल पे जाएंगे, कुछ ट्रांजैक्शनल मॉडल पे जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वेन्यू इज वन पार्ट, फिर केटरर्स होते हैं, फिर डेकोरेटर्स होते हैं, फ्लोरिस्ट होते हैं, और अब तो कोरियोग्राफर्स भी हैं, और पता नहीं, मतलब एक बहुत पूरी ज्यादा इंडस्ट्री है. I mean, it's a big एग्जैक्टली industry now. और इंडिया में इसके बहुत सारे पोर्टल्स हैं। सो इंडिया में काफी सारे वीसी फंडेड प्लेस हैं जो कि हु हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम वेरी वेल, एंड अच्छी बड़ी साइज की कंपनीज हैं। एक और चीज शायद मुझे ये बताओ. So when you started off, the first person who trusted you was friends and family, right? So and you said कि भी उस टाइम पे बहुत बड़ा ecosystem नहीं था for a VC. So for somebody who's just starting off, what different avenues do people have to actually start raising funds? So पुराने तरीके में मतलब कि we know कि private equity भी होती है, VC funding भी होती है, friends and family भी होती है, banking भी होती है, but what other ways generally there are in this business community जो आपको support कर सकती है to start if you don't have any funding? Yeah, I think लोग घबराते हैं काफ़ी। मैं बल्कि अभी किसी से बात कर रहा था, वो मेरे सीनियर हैं लम्स में, और वो सीनियर थे लम्स में। अब जो बंदा मुझसे सीनियर था, अगर 3 साल भी, तो उसको तकरीबन 15-18 साल हो गए जॉब करते हुए, राइट? एंड ही सेड यार आई डोंट नो एनीवन। तो मैंने कहा इफ़ यू हैव वर्कड फॉर दोज 15-17 years, इट्स द सेम पीपल, you need to go and tell them कि यार दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, एंड दैट्स वेयर लाइक that's what track record is, कि आपने किन लोगों के साथ काम किया और क्या impression उन पे छोड़ा है, right? And then you pitch to them. Obviously no one closes 10 out of 10 investors. आप 10 लोगों से बात करते हैं, आप उनको बताते हैं, आप अपना पैशन सेल करते हैं। तो शुरू में तो whenever you're doing, I think there are always people, unless I mean obviously I'm coming from a lot of privilege कि हम लम्स गए और उसमें एक नेटवर्क बना, हर किसी के पास शायद वो ना हो, बट आई स्टिल थिंक, यानी मेरे पुराने जो नेबर्स थे, एक मेरे नेबर मुझे बाद में मिले सऊदी में आके, एंड ही आल्सो एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन अस। तो एज इन देयर आर पीपल विद इन आवर नेटवर्क, एंड आवर जॉब इज आई थिंक उसमें ऑनेस्टली आपने बताना है उनको कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट, एंड पीपल हैव रिस्क एपेटाइट, पीपल हैव कैपेसिटी टू इन्वेस्ट 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, डिपेंड करता है आप किस लेवल का बिजनेस बना रहे हैं, और लोग मिल जाते हैं। आई थिंक इट्स अबाउट, और जब व्हेन आई गॉट इट, यानी अगर आप मुझसे 10 साल पहले पूछते तो मैं कहता यार मुझे नहीं पता कि किसके पास पैसे होते हैं, बट नाउ हैविंग रेज लाइक $3 million फॉर ब्लिंक, एंड देन TBS में हम syndicate investments कर रहे होते हैं, so you realize okay, there are so many people who have excess cash but they don't have avenues to invest. So I think it's about talking to people. सबसे बड़ी जो चीज होती है वो झिझक और शर्म होती है कि यार मैं कैसे लोगों से पैसे मांगूं। I think उसमें the biggest thing is कि आप पैसे as a मतलब सदके के नहीं मांग रहे,
It's an investment that you're seeking with the risk and reward attached to it. And I think as long as you're honest to your vision, आपको मिल जाते हैं, you find the right backers. Yeah. नहीं, I think you're absolutely right. One thing जो कि हम लोगों ने शुरू में काफी स्ट्रगल किया था in the DAO model was कि भी हम लोग भी we're trying to find VCs, but हमारा जो product था that wasn't so venture capitalist friendly नहीं था, ठीक है. So the model wasn't venture capitalist friendly, भी उसके लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था, ठीक है. सो वो डिजाइन भी इसलिए हुआ था कि यार ये मैसेज तक जाएगा, मैसेज जो है जब उसको एक्सेप्ट करेंगी तो फिर इसकी ग्रोथ है. सो इट वाज नेवर इस तरह का वो ऐसी चीज नहीं थी जिसके अंदर जो हम लोग कहते थे यार ठीक है बस ये यूनिकॉर्न है, और वो उस तरह का यूनिकॉर्न जिसमें 4 साल में 5 साल के अंदर जो है आपके जो है हैवी छक्के लग रहे हैं. सो इट नीड्स टू बी एन इन्वेस्टेबल मॉडल फॉर एनी वीसी. अगर तो आप वीसी प्ले के अंदर जा रहे हैं, और अगर आप वीसी प्ले के अंदर नहीं जा रहे हैं, तो आई रियली फील कि भाई you need to be able to solve a problem. If you're solving a problem और उस प्रॉब्लम के साथ अगर कहीं टेक अटैच हो जाता है तो सही है, but don't position your tech as a solution, you know. Tech is just an enabler. जनरली ये मैं देखता हूँ कि भी आजकल जितने भी लोगों से बात हो रही है वो कहते हैं सर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के अंदर AI में काम कर लिया, ब्लॉकचेन में कर लिया. भाई ठीक है, these are all enabling technologies. What are you essentially trying to solve? So that brings me to another really interesting question that people ask. यार मुझे बताएं कि ये विजन, गोल और ये पिवट वगैरह जो है इसका मतलब क्या है कि हाउ सॉलिड शुड योर विजन बी? इज द गोल मूवेबल? आई मीन डज इट मूव लैटरली या फिर लॉन्गिट्यूडनली, या फिर उसके बाद जो है इसमें ये भी बताएं कि यार अगर और कुछ नहीं तो आपका जो पिवट है वो किस बेसिस पे आता है? डिड यू गो थ्रू एनी पिवट्स इन योर career? Yes, yeah. So I think it really depends on the industry, and that मैं इससे एक चीज पहले ये जो आपने बात की ना उस पे कमेंट है कि इन्वेस्टमेंट, सो बिजनेस एक चीज होती है, ठीक है. बिजनेस हर तरह का है. एक पान की दुकान खोल रहे हैं आप, छोटा सा स्टोर खोल रहे हैं, वो भी बिजनेस है. और आप एक सिलिकॉन वैली में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वो करें, वो भी बिजनेस है. फिर उसकी एक सर्टेन आई वुड से सबसेट है जो कि टेक्नोलॉजी बिजनेस है, और फिर उसकी एक सबसेट है जो कि वीसी फंडेड बिजनेसेस हैं, ठीक है. तो ये तीनों समझना बहुत जरूरी है. जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप एक एड एजेंसी खोलना चाह रहे हैं अपनी, आप एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाह रहे हैं, यू प्रोबेबली माइट नॉट इवन नीड इन्वेस्टमेंट. आपको खुद एड चलाने आते हैं, आपने फेसबुक ब्लूप्रिंट से ट्रेनिंग ली हुई है, आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग रन की हुई है, या आपने लर्न कर लिया है. लर्न करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. अब आपने पहला क्लाइंट मिला, वो आपने खुद कर लिया और उससे आपकी तनख्वाह निकलना शुरू हो गई. जब 4 क्लाइंट हुए तो आपने एक बंदा और रख लिया. दैट्स लाइक ऑर्गेनिकली ग्रोइंग. सो नॉट एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फंडिंग, देन नॉट एवरी बिजनेस रिक्वायर्स वीसी फंडिंग. सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, आप कहते हैं यार मैं एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि ये DHA फेज X में जो है वो बड़ा ग्रोथ होनी है, बट आई डोंट हैव कैपिटल, ठीक है. बट इट इज नॉट अ VC फंडिंग, VC मॉडल एसेंशियली. इसमें आप किसी से पैसे लेके यू कैन बिकम देयर पार्टनर, और आप उसको वो बना सकते हैं, उसको रिटर्न देकर, और उसमें प्रोबेबली 1000x या 100x का पोटेंशियल ही नहीं है. यानी देयर इज नो वे दैट कुड हैपन, बट यस देयर इज अ सॉलिड पोटेंशियल ऑफ लेट्स से 40% IRR, 50% IRR, राइट. और वो तो उसके लिए आप उस हिसाब से फंड रेज करेंगे, राइट. सो अगेन वो आपने बिजनेस अपना देखना है कि यार मेरा बिजनेस है क्या. वन थिंग आई टेल टू सॉर्ट ऑफ गेज के लिटमस टेस्ट क्या है कि कितनी कंपेटिटिव स्पेस है. क्या अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो 1000 लोग और कर रहे हैं, विच इज लाइक एक एजेंसी बना रहे हैं आप, तो उसके लिए वेंचर इज नॉट फॉर यू. VC फंडिंग उसमें नहीं आएगी. डोंट इवन टॉक टू. मोर ऑफ अ कमोडिटी बिजनेस, राइट? आई मीन सो टू स्पीक. एग्जैक्टली. सो वेंचर का गोल ये होता है कि एक विनर ऐसा ढूंढना जो कि मेजॉरिटी मार्केट शेयर लेके जा सकते हैं, और मोस्टली वो टेक्नोलॉजी की बेसिस पर होता है, राइट. सो Zamin.com जो है वो इतनी लीड्स जनरेट करके इतने ट्रांजैक्शंस क्लोज कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस विद टेक्नोलॉजी. तो वो क्या वो चीज बन सकती है? वो बहरिया टाउन नहीं बनेगा कभी भी. यानी बहरिया टाउन कैन नॉट गेट देयर. इट्स नॉट जस्ट द साइज ऑफ द बिजनेस, इट्स आल्सो जो ओके. सो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस को समझना कि आप करना क्या चाह रहे हैं. अच्छा, फिर टेक्नोलॉजी बिजनेस भी होते हैं जो स्केलेबल भी होते हैं, बट वो बूटस्ट्रैप्ड होते हैं. अभी आई वाज टॉकिंग टू अ फाउंडर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाई है, खुद ही 2 दोस्तों ने मिलकर बनाई है. अब उनके पास कोई 50 के करीब क्लाइंट्स हो गए, उनसे खर्चा निकल रहा है, दे आर ग्रोइंग. सो
फंडिंग आई थिंक इटसेल्फ जो है ना वो यानी उसका बड़ा क्लियर रीजन हो कि यार पैसे क्यों चाहिए मुझे, पैसे से मैंने करना क्या है, राइट? सो पैसे सॉल्व करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बट बहुत सारी नहीं भी करते, वो आपने एग्जीक्यूशन से ही करनी होती है। सो आई थिंक ये तो एक बात होगी। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के विजन और गोल, आई थिंक बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज होते हैं एंड इट्स वेरी नॉर्मल, स्पेशली जब आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं। जब भी कुछ आप इनोवेटिव करते हैं तो देर आर यू एंटर इनटू द मार्केट विद सर्टेन अजम्पशंस कि यार कस्टमर को ये चाहिए, इसको मैं ऐसे दूंगा और उस पर ये मुझे अपटेक आएगा, बट वो नहीं होता फॉर एग्जाम्पल। तो you should be very flexible. We started off as a company. Our company started off as a food delivery aggregator, ईट मुबारक के नाम से। और फिर वहां से हमने रियलाइज किया कि यार नहीं, रेस्टोरेंट के लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है, अगर हम उनका डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डरिंग चैनल इनेबल कर सकते हैं तो वो ज्यादा वैल्यू ऐड है उनके लिए, और हमारे लिए इंटरनेशनली स्केल करना आसान है उसके लिए। सो देन वी मेड अ पिवट। सो आई थिंक ये बड़ा क्रूशल होता है कि आप फाउंडर जो है वो अपना क्रिटिक खुद भी होना चाहिए कि यार इज इट रियली वर्किंग और इज इट जस्ट माई पैशन, कि यार मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई है तो मैंने यही करना है, कि मैंने लोगों को नहीं पता चलने देना कि मैं फेल हो गया हूँ इस बिजनेस मॉडल पे। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे करेज, ऑनेस्टी, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं टू गो बैक टू योर इन्वेस्टर कि यार आई ट्राइड दिस, इट्स नॉट वर्किंग, और बट एंड आई एम विलिंग टू मेक अनदर अटेम्प्ट ऑन दिस बिजनेस मॉडल। सो दैट्स आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी डन, कि ये करना जरूरी होता है। No, absolutely. I think one thing that really helped us while shaping our business was कि हम लोगों ने जो requirements थी ना VC की, कि बिजनेस प्लान पूरा बनाना है, इसके अंदर स्केल होना चाहिए, इसमें टीम सॉलिड होनी चाहिए, फिर इसमें ग्रोथ होनी चाहिए, फिर ग्रोथ के साथ साथ एक एग्जिट प्लान होना चाहिए, वो हमने बहुत अच्छा बनाया था। उसको हम लोगों ने बेचने की ज्यादा कोशिश नहीं की, बट उससे क्या हुआ कि हमारी रिसर्च इतनी स्ट्रांग हो गई थी दैट वी न्यू दैट इफ वी कीप ऑन डूइंग दिस एंड इफ वी हैव फाइनेंसेस टू फाइनेंस दिस आवरसेल्व्स, तो वी वोंट बी लेटिंग गो ऑफ वन ऑफ द मोस्ट prized possessions, which is equity, right? So equity is something that we want to keep to ourselves. और पैसा तो चाहिए कि आने जाने वाली चीज है, economic, it's a devaluating product anyway. So our idea was कि भी हम लोग जितना ज़रा अपने पास रख सके तो हम लोग करें। कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं होता वो टाइम बताएगा, बट ये कि हम लोगों ने शुरू में जो पंट लिया था काइंड ऑफ पेड ऑफ, राइट? सो नाउ वॉक मी थ्रू जो आप अभी ब्लिंक में कर रहे हैं। सो अभी आपने बिल्कुल हल्का सा टच अपॉन किया कि आप ईट मुबारक में क्या कर रहे थे, और अब आप मुझे ब्लिंक की पूरी जर्नी बताएं, जिसके अंदर आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने पिवट क्यों किया, ठीक है ना? वो चैलेंज क्या था? इज दैट अ ग्लोबल चैलेंज या फिर खाली एक माइक्रो लेवल के ऊपर, एक सिटी लेवल पे या कंट्री लेवल के ऊपर चैलेंज था? एंड व्हाट्स द फ्यूचर? हाउ डू यू सी इट ग्रोइंग द नेक्स्ट 3-4 years टाइम? बिल्कुल ठीक है। सो ब्लिंक ऐसे वजूद में आया कि ईट मुबारक में वी वर कंपीटिंग विद फूड पैंडा। दिस इज 2019 2020 प्री कोविड, एंड एट आवर पीक ऑफ ईट मुबारक हम तकरीबन 10% ऑर्डर्स कर रहे थे व्हाट फूड पैंडा वाज डूइंग। व्हाट वी रियलाइज्ड वाज एट दैट स्टेज कि अगर हमें यहाँ से आगे ग्रो करना है तो वी नीड अ बिग फंडिंग राउंड, क्योंकि वो बिजनेस मॉडल स्पेसिफिकली जो फूड डिलीवरी मार्केट प्लेसेज हैं, देयर अ वेरी हाई कैश बर्न बिजनेस मॉडल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उस पॉइंट पे प्री कोविड पाकिस्तान में $10 मिलियन का राउंड नहीं होता था, हमने नहीं सुना हुआ था। $1 मिलियन के भी कोई 1-2 राउंड्स हुए थे। सो आई थिंक उस वक्त एयरलिफ्ट ही था उस टाइम पे सिर्फ, उसके अलावा कोई भी नहीं था शायद। एयरलिफ्ट का भी जो पहला राउंड हुआ था यानी वो 2020, कोविड वाज 2020, राइट? Yeah. So 20 I think it was around 2020 2019 2020 इस तरह कुछ था वो। हाँ, सो उस वक्त यानी एक दो राउंड्स होंगे यानी, बट वही था कि उस वक्त हमें नजर आ रहा था कि यार $5-10 मिलियन रेस करना इट्स नॉट इजी। तो फिर दूसरी चीज हमें था कि ओके द प्रॉब्लम इज वेरी रियल। द प्रॉब्लम वाज फॉर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कि फूड पैंडा वाज चार्जिंग 30-35% कमीशन। इट्स अ pretty much a monopoly. So how can we help restaurants? What can they do? Right? So एक ऑल्टरनेटिव था कि अच्छा अगर हम एक अच्छी सेकंड फॉर्मिडेबल मार्केट प्लेस बनते हैं सो फिर वो फूड पैंडा की पावर कम हो जाएगी। बट द अदर ऑप्शन इज कि हर रेस्टोरेंट का अपना एक ब्रांड वैल्यू होती है, और अगर उसको हम अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दें, ऑब्वियसली दे डोंट नो हाउ टू बिल्ड दैट, इफ वी कैन बिल्ड दैट फॉर देम, तो फिर उसको कस्टमर्स कैन ऑर्डर डायरेक्टली। जब मुझे अगर सेवर का पुलाव खाना है या मुझे पिज्जा मैक्स से पिज्जा खाना है, आई कैन जस्ट गो एंड प्लेस माई ऑर्डर।
सो वो वी डिड दैट, एंड उसके बाद कोविड आया, एंड देन दैट रियली हेल्प्ड अस, क्योंकि फूड पैंडा पे जो डिलीवरी पे रिलायंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कोविड के दिनों ठीक में, डाइनिंग खत्म हो गया था। तो ठीक उससे हमारे पास पे ब्रांड्स आना शुरू हुए, एंड वी रियलाइज्ड कि ओके दिस इज वर्किंग वेरी वेल, एंड रेस्टोरेंट्स आर सेविंग लाइक उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 30% 40% इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि 100% ऑर्डर्स डिलीवरी पे आ गए। अब जो जितना बिजनेस डायरेक्ट आएगा उस पर आपको 30% कमीशन नहीं देना पड़ रहा, इट्स गोइंग इन योर पॉकेट, इन द रेस्टोरेंट पॉकेट। तो वो ओके बड़ा अच्छा एक वो अच्छा इंटरनेशनल इसके डिफरेंट कंपनीज हैं जो ये कर रही थी इधर यूएस में, यूनिकॉर्न्स हैं जो ये बिजनेस मॉडल पे थे। यूरोपियन एक यूनिकॉर्न है फ्लिप डिश के नाम से जो ये मॉडल कर रहा था। हमने फिर रियलाइज ये किया कि ओके वी आर डूइंग दिस वेल, पाकिस्तान में इट्स डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अच्छे क्लाइंट्स मिल गए। तो फिर हमने व्हेन वी रेज्ड अनदर फंडिंग राउंड इन 2022 वेयर वी रेज्ड $1.5 बिलियन, तो हमने दो चीजें की। एक हमने कहा कि यार ओके व्हाट मोर कैन बी बिल्ड फॉर द सेम कस्टमर। तो वहां पे हमें नजर आया कि रेस्टोरेंट्स की जो कोर होता है वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है, जिसपे वो सेल्स पंच कर रहे होते हैं अपनी, और वहां से वो सारा डेटा बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड होता है, फिर वो रिकनसाइल करते हैं, फिर वो टैक्स की इंटीग्रेशंस भी अब पाकिस्तान में आ गई हैं। तो देन वी लॉन्च्ड आवर ओन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम that also helped us in increasing our TAM. So online ordering जो थी it's a good product, but जो थोड़े से यानी I normally जो एक established brand होता है, post product market fit restaurant है, उसके लिए अच्छा है। बट पीओएस हर किसी को चाहिए, डे वन पे आपको अपनी से हिसाब किताब करना है। सो वहां से फिर हमने वो किया। सो अब हमारा वी कॉल आवरसेल्व्स एज अ फुल स्टैक एफएनबी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, और उसमें हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उसमें एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग है, एक फ्लीट मैनेजमेंट है, रेस्टोरेंट का जो अपना फ्लीट होता है उसमें डिस्पैच, उसकी राइडर की एफिशिएंसी, वो सारा उसमें आ जाता है। फिर हमारा बीआई एंड एनालिटिक्स है, आपको अपने पूरे रेस्टोरेंट के डैशबोर्ड्स मिलते हैं, विजिबिलिटी मिलती है, एंड द फिफ्थ इज लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड्स। तो ये पूरी चीज सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस आपको जो है वो ब्लिक देता है। नाउ वी हैव क्लाइंट्स इन 5 कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान, सऊदी, यूएई, ओमान एंड कतर। और सऊदी में हमारा ऑफिस है प्रॉपर, और पाकिस्तान में ऑब्वियसली इट्स अ मेन ऑफिस, लार्जेस्ट ऑफिस। Right now we are And how doing many people do you around, employ right now? yeah, so in Pakistan we have around 50 people, and in Saudi we have 4 people. So that's the total team size, और अभी तकरीबन 20% रेवेन्यू हमारा आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान से आता है। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई मीन सो इसके अंदर जब आप इस बिजनेस में जाते हैं तो इफ आई अंडरस्टैंड इट फॉर अ वेरी लेमैन, एक बंदा है वो कह रहा है कि यार मैंने अपनी एक दुकान खोलनी है, एक बर्गर शॉप है, ठीक है, वो इस्लामाबाद के अंदर अपनी बर्गर शॉप खोलना चाह रहा है। तो ऑल ही नीड्स ऑन हिज एंड इज कि यार उसको रेसिपी बताओ और उसको उसने क्या नाम है बनाना किस तरह और बेचना किस तरह है, बाकी जो उसका पूरे ऑपरेशंस है यू कैन मैनेज एवरीथिंग। डू एग्जैक्टली। सो अंडरस्टैंड देखें करेक्टली कि भाई उसकी फाइनेंस हाँ, मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सारी चीजें? तो देखें सबसे पहले एक छोटा रेस्टोरेंट होता है ना, उसमें अब ओनर हमेशा तो काउंटर पे नहीं बैठा होगा, सही। सबसे पहले बिल्कुल आपने ठीक। सेल्स का हिसाब रखना है, जिसके लिए जिसको कैश रजिस्टर कहा जाता था पुरानी जबान में, बिल्कुल पॉइंट ऑफ सेल बिल्कुल कहा जाता है उसमें, जिसमें सेल्स को पंच करना है। अब रेस्टोरेंट की जो बिल्कुल सेल्स है ना वो सिंपल नहीं होती, इसलिए क्योंकि उसमें मील्स भी होते हैं। अब आप कहते हैं मुझे बर्गर चाहिए, मेक इट अ मील, और ठीक। मील लार्ज होना चाहिए या रेगुलर होना चाहिए, विदाउट चीज कर दें तो 10 रुपए कम होंगे। तो वो उसकी पूरी हैंडलिंग आपने करनी है ताकि आपको सीधा सीधा सेल्स पता चल जाए। ये एक सबसे छोटा और बिल्कुल ठीक। बेसिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का जो गोल होता है वो ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अच्छा मैं देखना चाहता हूँ मेरी टोटल कंजम्पशन कितनी है, मेरे बर्गर्स कितने सेल हुए, मेरी प्रोडक्ट कंजम्पशन कितनी है, और फिर उसके बाद रेसिपी कंजम्पशन यानी आगे इंग्रेडिएंट कंजम्पशन, कि मेरे बंस कितने सेल हुए टोटल, मेरी कोल्ड ड्रिंक ठीक। कितनी सेल हुई टोटल। फिर मैं उसको रिकनसाइल कर सकता हूँ अपनी फिजिकल इन्वेंट्री के साथ, और उसकी बेसिस पे मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ कि अच्छा अगर वो 20% रह गई है तो अब मैं उन्हें ऑर्डर प्लेस करना है। सो ये उसका नेक्स्ट वो है। तीसरी चीज फिर आपकी विजिबिलिटी होती है, अच्छा मेरे कौन से आइटम सेल अच्छे कर रहे हैं, किस पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, कौन सी कैटेगरी की चीजें ज्यादा आ रही हैं। दैट्स द BI एंड एनालिटिक्स पार्ट व्हिच इनेबल्स यू टू टेक मोर डिसीजंस। और फिर उसके अलावा ये कंप्लायंस वाली साइड पे अब टैक्स वगैरह की चीजें आ गई हैं, PRA, FBR, इन सब की इंटीग्रेशंस, QR प्रिंट होना, सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ। सो ये मोटे एक और मोटे चीज यूज पूछते केसेस हैं, हैं। तो ये सप्लाई चेन में इज इट पॉसिबल दैट यू कैन कनेक्ट इट विद द सोर्स एज वेल?
I mean, because what I would understand is कि भी इसकी जो ordering है और जो इसकी shelf life है उसको अच्छे तरीके से maintain करने के लिए या फिर advanced ordering के लिए जो है it can work really well if you do some vertical integrations एब्सोल्युटली सो backwards. Yeah. दुनिया भर में जो पॉइंट ऑफ सेल कंपनीज होती हैं वो दो काम करती हैं. एक लेंडिंग करती हैं क्योंकि उनके पास डेटा आ जाता है सारा. पॉइंट Okay. ऑफ सेल इटसेल्फ जो है ना वो बहुत कोई हाई टिकट आइटम नहीं होता, बट So उसकी this is more बेसिस पे profiling, right? Profiling of the business. एग्जैक्टली आपको ये पता है कि उसकी दिन की कितनी सेल हो रही है, कितनी चीज़ कंज्यूम हो रही है. और अब क्योंकि टैक्स इंटीग्रेशन भी है तो उसमें वो दो नंबरी भी नहीं हो सकती, यानी आपकी कंप्लीट सेल्स वगैरह वेटेड है. सो उसमें एक लैंडिंग होती है. दूसरी चीज़ जो होती है वो जो आपने कही कि अच्छा मुझे पता है, मुझे विजिबिलिटी है इस रेस्टोरेंट के आलू ख़त्म होने वाले हैं, तो मैं उसको प्रॉम्प्ट दिखा दूं कि अच्छा आपको 10 kg का पैक है, वो इतने का मिल रहा है, डू यू वांट टू ऑर्डर. वो क्लिक करे यस और वो डिलीवर हो जाए उसको. तो बट वील गेट देयर, वी आर नॉट देयर एज येट, बट यस दैट्स एसेंशियली द डायरेक्शन कि आप वो पीसेस कंप्लीट करते जाते हैं वन आफ्टर अनदर एंड यू गेट देयर. So सही है. And how do you see your future? I mean, going forward. I know we've talked about this, and I just want to get your opinion on this. जनरली आजकल एआई के ऊपर ना काफी सारी बात चल रही है, ब्लॉकचेन के ऊपर काफी बात चल रही है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काफी सारी बात चल रही है. आई एम नॉट गोइंग टू से कि दीज आर ऑल बज़वर्ड्स एनीमोर बिकॉज दे काइंड ऑफ बिकम वेरी मेन स्ट्रीम, और उसके अंदर से काफी लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में उसके अच्छे यूज केसेस भी निकाल रहे हैं. डू यू थिंक these kind of tech are going to disrupt your business, or are you looking forward to integrating these किसी पेमेंट गेटवे के अंदर, और हाउ डू यू थिंक दीज आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस? आई थिंक जो क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट्स वाली चीज़ है इट्स अ बिट फार अभी क्योंकि स्पेशली हमारा टिकट साइज छोटा होता है. फूड में पाकिस्तान में उसकी अडॉप्शन अभी उस तरह नहीं है कि लोग 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन, 2,000 रुपये का ट्रांजैक्शन उसके थ्रू करें. बट येस वी वर्क विद लाइक 15 पेमेंट गेटवेज. तो जैसे ही वो आएगा हमें लगेगा अडॉप्शन है, इट्स अ मैटर ऑफ एन इंटीग्रेशन. आई एम श्योर कोई ना कोई स्टार्टअप उसको करेगा, वो करेंगे. However, on the other side, AI is something very real. We look at it very closely कि यार कौन से use cases automate हो सकते हैं. अब वो internal use cases भी हैं. अब हमारे पास certain scale आना शुरू हो गया है, इतने transactions हो रहे हैं, इतनी orders generate हो रहे होते हैं हमारे platform पे. तो उसमें हम we are very closely looking कि कौन से use cases पे focus करें. एक जो चीज़ हमारी consideration में होती है when you're operating in Pakistan specifically कि cost काफी स्पेशली कोई भी ऐसी चीज जिसकी कॉस्ट डॉलराइज्ड होती है, वहां पे आप बहुत केयरफुल होते हैं देखने के लिए कि अच्छा क्या ये इतनी वैल्यू ऐड कर भी रही है चीज या नहीं. सो आई थिंक कुछ एआई फर्स्ट कंपनीज हैं जो कि आएंगी, बट फॉर अ प्लेयर लाइक अस हमारा गोल ये है कि अभी तो हमारी डिजिटाइजेशन ही इकोनॉमी की हो रही है, राइट? आई थिंक उस डिजिटाइजेशन के ऊपर already outside of Pakistan, so I would assume कि भी वो पाकिस्तान तो एक छोटा सा तुम्हारा वो पार्ट रहेगा ना पोर्टफोलियो का. Exactly, right. So that's true. अभी भी हो ये रहे कि अब एक ये है कि पाकिस्तान पहले वहां आएगा जहां पे अभी बाकी कंट्रीज हैं डिजिटाइजेशन में, और फिर एआई यूज केसेस आएंगे. आई एम मोर ऑफ दिस ओपिनियन कि एआई यूज केसेस डिफरेंट चीज़ों के आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल आपके रिकमेंडेशन इंजन्स में मशीन लर्निंग और वो आ जाएगी कि आप ओवेस मेन्यू देखें तो उसको अलग आइटम ऊपर नजर आए और मैं देखूं तो अलग है, और एक नया बंदा आ रहा है तो उसकी बेस्ड ऑन प्रोफाइल उसको क्या नजर आ रहा है, इस तरह की चीज़ें. फिर बैक एंड पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. अभी भी हम मतलब अच्छे रीजनेबली बड़े ब्रांड से बात करते हैं तो वो हमें बता रहे होते हैं कि ब्रांच मैनेजर हमें रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये आइटम्स चाहिए, which like it's a process very simple. देखें सेल्स का डेटा मौजूद है पिछले साल का, 2 सालों का. आप उसकी बेस पे क्यों प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसको क्या चाहिए होगा, कौन सा डोनट चाहिए, कौन सी वो चाहिए. तो आई थिंक दोज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स दैट वी आर फोकसिंग ऑन कि बैक एंड ऑपरेशंस इतने स्ट्रीमलाइन करें, उसमें जहाँ पे एआई की जरूरत है, कहीं पे सिंपल डिजिटाइजेशन और डेटा एनालिसिस की जरूरत होती है, वहाँ पे वो करें. बट ऑब्वियसली यानी आई थिंक जो एआई बिल्डिंग वाला पार्ट है, अनफॉर्चुनेटली वो हमने आउटसोर्स किया हुआ सिलिकॉन वैली को, तो वो यहाँ पे हम पाकिस्तान में तो नहीं कर रहे. बट एपीआई इंटीग्रेशंस के थ्रू जो हम बेनिफिट कर सकते हैं वो डेफिनेटली वी आर लुकिंग इनटू दोस यूज केसेस. बिकॉज़ व्हाइल यू वर टॉकिंग अबाउट मुझे दिमाग में एकदम से आया कि क्योंकि आप वैसे ही फूड एंड बेवरेज के अंदर काम कर रहे हैं, so उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम तो नहीं है बट एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ऑर्डर टेकिंग का है.
राइट. सो ऑर्डर टेकिंग को जो है जो वॉइस AI बेस्ड जो जनरेटिव AI के अंदर वो काम कर रहे हैं, those bots can actually solve some of those problems, and then you can probably have an add-on feature जिसके अंदर आप ये ऑर्डर टेकिंग वाला काम कर सकते हैं. I was having a conversation with another common friend of ours, Basit Riaz Sheikh. He's pioneering and he's spearheading the AI revolution here in Pakistan, and he's doing a phenomenal job. उसके साथ मेरी बात हो रही थी. He was like, यार मैंने उसने पहले एक वॉइस चैटबॉट बना लिया हुआ है जो कि ऑर्डर टेकिंग के ऊपर काम करता है. Do you think this could be something that can actually be, so you can definitely club this in and then push out this suite for your next or maybe your existing customers as well? एब्सोल्युटली. आई थिंक एक जो Yeah. चैलेंज है ना वो ये कि हाई कॉस्ट मार्केट्स जो होती हैं वहाँ पे लेबर इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव और हमेशा फोकस रहता है कि कम से कम लेबर यूज़ करें वो. इवन सऊदी में मैं देख रहा होता हूँ, एक कॉफ़ी शॉप है, वो एक बंदा पूरी कॉफ़ी शॉप चला रहा होगा, एज अपोज टू पाकिस्तान में कि वो अच्छा यार 35,000 का बंदा है, 40,000 का बंदा है, वो तो रख लो ना, उसको ऑटोमेट करने पे अभी इतना फोकस नहीं होता. दूसरी चीज़ जो होती है ना जो ये इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पुश करती है वो स्केल होता है. अब यूएस में यानी जो लार्जेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं दे हैव 10,000 15,000 स्टोर्स. सऊदी में डंकिन है 600 स्टोर्स एंड बार्न्स कॉफी है यहाँ पे एक लोकल ब्रांड, दे हैव अराउंड 800 स्टोर्स. पाकिस्तान में लार्जेस्ट चेन इज KFC, सबवे, इनके कोई 120 के करीब स्टोर्स हैं. तो दैट्स द मैक्सिमम स्केल. अच्छा, जब स्केल नहीं होता तो चैलेंज क्या होता है कि वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी एक लिमिट तक ही आपको वो बेनिफिट कर रही होती हैं. बट अगेन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन के जो ऑर्डर टेकिंग है आई थिंक वो बहुत जल्द डिसरप्ट होगी. वेस्ट में तो बहुत जल्दी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे वैसी लेबर शॉर्टेजेस हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर काफ़ी ज़्यादा है और ऑर्डर टेकिंग इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आपने समझना है और उसको पंच करना है उसके अंदर. आई थिंक कियोस्क्स हैव ऑलरेडी डन दैट कि ह्यूमन लेस इंटरेक्शन मैकडॉनल्ड्स वगैरह ने तो बाहर बहुत ज़्यादा कर लिया है जिससे एक मेंटली प्रिपेयर्ड हैं लोग. अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि वो वॉइस के थ्रू करें या वो पंच करके करें हाथ से. बट सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क की वजह से वो एक काफी पुराना चल रहा है. एग्जैक्टली वो एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई है कि बंदा एग्जैक्टली. सो अब ये एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई है कि यार कोई बंदा आएगा और वो मुझसे लेगा, स्पेशली इन द QSR इंडस्ट्री विच इज द क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स. यानी फाइन डाइन में तो वो एक एक्सपीरियंस अभी भी होता है, बट जो मैकडॉनल्ड्स टाइप हैं, सबवे टाइप हैं, उधर एक्सपेक्टेशन इसके आप आए पंच करें आपको ऑर्डर मिल जाएगा बस. फिर इंटरेस्टिंग. सो यार तुम्हारे बिजनेस मॉडल के साथ मुझे लग रहा है कोई हमें क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल बना लेना चाहिए लोगों का उसके ऊपर, और ये फिनटेक्स को जाके हम लोग ये बेचे या फिर ये तुम मुझे बेच दो. So I think it's a common playbook. हाँ, it's a common playbook. I think मैं यही बता रहा होता हूँ कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. देखिए मेरे पास ट्रांजैक्शन डेटा है, मेरे पास आ रहा है कि ये रेस्टोरेंट इस साल कितनी सेल्स कर चुका है, कितनी फूड पैंडा से आई हैं, कितनी डायरेक्ट आई हैं, उस बेसिस. और उसको लोन भी चाहिए होता है ऑन एंड ऑफ, कभी सैलरी पे करने के लिए, कभी किसी और चीज के लिए. सो अभी हमारा फोकस ये है टू बी द माइक्रो फाइनेंस का भी हर चीज बनता है. बिल्कुल. सो अभी फोकस ये है कि बी द बेस्ट इन दिस स्पेस. लाइक आई वांट 15 to 20% restaurants of Pakistan to use my solution. I'm just thinking अगर तुम्हारा booked.pk भी चल रहा होता साथ में तो you would have killed it. ठीक है. नहीं, I think अब तो शादी होगी तुम्हारी, शादी के साथ साथ तुम्हें ग्रोसरी तो चाहिए. I think focus बड़ा important होता है. I'm always a big fan of focus. I think especially when you're doing your first 1-2 things के एक चीज पे focus करके उसमें deep जाना is very helpful. Yeah, I was having a conversation. ये मेरी पहली पॉडकास्ट हुई थी फैसल आफ्ताब के साथ, तो उससे मेरी बात हो रही थी. He explained the whole portfolio to me, and उसके पोर्टफोलियो के अंदर जो है फैशन से लेके आपके फिनटेक के बाद ये bookme.pk भी उसके पास है और पोस्टेक्स वगैरह भी है, पोस्टेक्स भी है. So that's where we realized कि the whole play in his whole realm is also making sure कि भी हर बंदे की डेटा उसके पास पड़ा हुआ है, and he can do a lot of profiling. Once he has a profile of sorts, then my question to him was कि भी Zen VC का टोकन कब निकल रहा है, ठीक है ना. So उसका जब टोकन निकलेगा तो उस टोकन के अंदर तो मुझे भी ऑप्शन मिलनी चाहिए ना, ताकि मैं भी कुछ उसमें खरीद सकूं. So the second question should be for you as well, do you really think कि भी अभी आहिस्ता जाके, because the way I look at it, with Donald Trump coming in, Elon Musk coming in, फिर उसके बाद आज जो Sachs है, David Sachs I think उसका नाम है, उसने भी शायद ज्वाइन कर लिया है इनकी
Kabina को, जिसके अंदर they're very very bullish on tokenization and they're very bullish on how cryptocurrency is going to work. I do feel that future of VC funding is not going to change much, but उसमें भी कुछ ना कुछ pivot लाजमी आएगा, and that pivot is going to be securities tokenization. So if you were to have your whole portfolio, TBS का portfolio हो या Blink का हो, जिसके अंदर आप अपना अगला राउंड रेज करना चाहते हैं, तो उसकी भी आप एक equity tokens वगैरह निकाल के उसको ग्रो कर सकते हैं. Anyway, that's more food for thought. One thing that I'm still curious to know, why did you choose Riyadh as your main point of headquarters? सो बैक इन 2022 हमने उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन किए थे दुबई में और सऊदी में, टू सी कि हमें ठीक. कहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा आता है. और वी ऑल्सो, क्योंकि दुबई में इट्स वेरी इजी टू गेट अ पर्सन देयर, हमने वन ऑफ आवर सेल्स पीपल, वी मूव्ड हिम टू दुबई एंड ही वर्क देयर फॉर 6 to 9 months. सो हमें रियलाइज ये हुआ कि जो सऊदी है ना, इट्स अ मच डीपर मार्केट, बैरियर्स टू एंट्री अभी भी हैं. It's not easy to establish a company, build your business, and we wanted to take that route क्योंकि उसका फिर प्राइस बड़ा होता है एंड पे. जो UAE है, it's an easy to enter, easy to leave market, tourist market कहलाती है. वहाँ पे आप आसानी से हर कोई आ जा सकता है, आसानी से कंपनी 10,000 दिरहम में कंपनी बन जाएगी, $2,000-3,000 में. सऊदी में अभी भी it's challenging. दूसरा, obviously it's a large market, so 4-5 times population है UAE की. So once you do well here, there is tier 2, tier 3 of Saudi cities as well, population as well. SEC A, B, C सब exist करते हैं. Unlike Dubai where मतलब एक disparity है, एक certain class exist ही नहीं कर रही वहाँ पे. Cities कोई नहीं है, मतलब it's दुबई, अबू धाबी, शारजा और फिर बाकी बहुत ही छोटे. बट यहाँ सऊदी इज नॉट लाइक दैट. सो आई थिंक दोज वर द रीजंस कि यार अगर हम एक जगह पे 2 से 3 साल लगाएं तो देयर शुड बी इनफ डेप्थ इन द कंट्री. प्लस ये कि हर कोई एंटर नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट मार्केट एंड देयर आर बैरियर्स टू एंट्री. और उसमें जो VC फंडेड प्लेयर्स हैं उनको ये बेनिफिट है कि ओके दे कैन इन्वेस्ट लाइक $500,000 million इन दैट मार्केट टू गेट देयर, जो कि एक बूटस्ट्रैप कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता. वहाँ पे वैसे लोकल VCs हैं कोई? Of course, Local I mean Saudi there's a VCs. very And they're solid. काफी अच्छा इकोसिस्टम है. या बिल्कुल. अच्छा. Nice. So we're already at the top of our hour, so इसको थोड़ी देर में बस हम लोग wrap up करते हैं. Last question is, so एक किसी भी startup के successful होने के लिए, I think one of the most key factor is the team and आपकी अपनी power of delegation. ठीक है? भी as a CEO, मैं the way I look at it, मैं जब भी एक चीज करने घुसा था, मेरी हमेशा से ट्रेनिंग ये थी यार सारा कुछ खुद ही करना है. ठीक है? बिकॉज मेरी हमेशा से सेल्स की ट्रेनिंग रही थी, जो भाग दौड़ भी खुद ही करनी थी. सो डेलीगेशन वाज नेवर पार्ट ऑफ इट. यू नो, आई लर्न दैट ऑन माय जॉब कि भी जब मैं अपना काम मैंने करना शुरू किया तो थोड़ी सी ना वो क्रिंज करता था कि यार ये मुझे खुद ही कर लेना चाहिए, इस बंदे को जो मैं बताऊंगा. बट देन what I did was I kind of invested a lot in the team. It paid off later on. How do you come up with a very good mix of a good team? पहले तो ये बताएंगे भी अच्छी टीम का मतलब क्या है. ठीक है ना, विजन अलाइनमेंट है, डाइवर्स है, जो भी है. ठीक है, फॉर यू हाउ डू यू कम अप विद अ गुड वेल जेल्ड टीम, और साथ में आप उसको मोटिवेटेड कैसे रखते? आई थिंक सो स्टेप 1 ये होता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो टीम कर सके. वो आप फिर स्टेप 2 ये होता है कि वो उस काम को बेहतर कर सके आपके बगैर, while you're focusing on other things, in the sense like while you're focusing on other markets, other products, etc. So I think again इसमें बहुत ज़्यादा एक luck का भी part होता है, और उसमें process ये है कि I generally look for people. यानी मैं ये wait नहीं करता, मैं खुद जाके सोचता हूँ कि अच्छा यार मुझे इस तरह का बंदा मुझे इस जगह पे चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन किस तरह की कंपनीज में हो सकती है, जिसका ये वाला. अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी से सोचना शुरू किया है कि साल बाद जब मैंने लैंडिंग का पीस बिल्ड करना है, ओके तो लैंडिंग के लोग कहाँ मिलते हैं, राइट. सो अभी ने लैंडिंग पूरी पाकिस्तान में पायनियर की है फॉर एग्जांपल, राइट. सो यू नो कि ओके देयर सर्टेन टैलेंट कंसंट्रेशन देयर. तो एक तो वो चीज होती है, और दूसरा अर्ली डेज में आई हेवीली रिलाई ऑन generalists and execution focused, execution heavy, bias to action जिनका बहुत ज्यादा हो, और वो सब कुछ करने को तैयार हो. ऐसे लोग आई वुड प्रेफर एनी डे के जो के
Oracle से सेल्स करके आ रहे हों और वो बिल्कुल ही एक चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हो बट बाकी जगह पे वो शायद ना वो करते हो. बट आई थिंक उसमें वी वर्क विद अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट. आई थिंक एक बड़ी खुशी भी होती है स्टार्टअप जब आप रन कर रहे होते हैं. आप एक देखते हैं कि अच्छा आपने फ्रेश ग्रेड हायर किया और 5 साल में वो एक Yeah. बहुत अच्छी जगह पे चला गया या वो आपके साथ काम कर रहे हैं. यू हैव सीन हिज और हर जर्नी. सो आई Absolutely. थिंक वो एक बड़ा सेटिस्फाइंग भी होता है हमेशा एक मोमेंट. सो आई थिंक I think इसमें हाँ. बिल्डिंग अ पर्सनल रिलेशनशिप एक जो चीज़ है कि हमारे अगर 50 एम्प्लॉयज़ हैं सो आई डू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. मैं सबको पर्सनली That's जानता tough. हूँ. I mean, या I've tried to do that with everyone, and I haven't failed. Okay, but trying to do that is it's difficult. You know, हर किसी के साथ वो बना के because as an entrepreneur you don't wake up with the same energy every day, right? I mean, आप रात को जब सोते हैं तो आपको कोई मुक्के मार रहा होता है, पेट में लाते मार रहा होता है. You just sleep with so many क्या नाम है things in your mind, and then you wake up and then it's a fresh day. ठीक है, हाथ मुंह धोया, तैयार होए कि चलो भैया. अब इसके अंदर जो है ये इस रिलेशनशिप को, दोस्तों के रिलेशनशिप को और साथ में इसको क्या नाम है कोवर्कर्स को रिलेशनशिप के साथ नर्चर करना, इट्स नॉट इजी. यू नो, आई मीन इट टेक्स लॉट आई ऑफ थिंक उसमें जो एक एडवाइस थी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी विद वाइफ एंड किड्स भी हेल्प की थी वो ये थी कि फोकस ऑन क्वालिटी टाइम एज अपोज टू क्वांटिटी. कि जब बैठे हैं तो फिर आप वो 10 मिनट दें बट वो 10 मिनट ऐसे हों कि वो 100% उस बंदे को वो उसी के लिए हों, कॉन्सेंट्रेटेड हों. राइट, वो आई थिंक दैट ऑलवेज हेल्प्स के हम कोशिश ये कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हर वक्त मैसेजेस आ रहे हैं, हर वक्त फ़ोन बज रहा है, कैलेंडर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उसमें वो आधा घंटा भी दें बट वो अनफुलफिल्ड रहता है. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई ट्राई के आई स्पेंड टाइम. बट आई थिंक ओवर टाइम खैर ऐसा भी नहीं है कि अब यानी ओवर टाइम आई सो टेक इज टेकन केयर बाय हैदर हु इज माय को-फाउंडर. वो वी हैव अराउंड 14-15 people in tech. So वहाँ पे it's a very direct relationship and my job is just to maintain my relationship with Heather and work with him. And then I have CRO, Chief Revenue Officer Hassan जो है. So again a lot of workload has been taken off me by him. Commercial side की जो सारी चीजें थी. So I think that allowed me, क्योंकि सऊदी जब आया था तो primarily my focus has been on Saudi और मैंने पूरा पाकिस्तान डेलीगेट किया था एक तरह से जो आप पूछ रहे हो. So I think उसमें ये था कि यस, सो उसमें हमने इसको बहुत केयरफुली किया था. हमने हसन को हायर किया तकरीबन 1 साल बाद. फिर मैंने यानी 1 साल में और हसन आमने सामने बैठते थे एंड वी रन द होल थिंग. 1 साल की ड्राई रन हुआ एंड देन आई जस्ट कट इट ऑफ. फिर मैं सऊदी चला गया. फिर मुझे फिक्र नहीं थी क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया, वो प्रोसेस देख लिए मैंने, मुझे और हसन ने भी देख लिया, दोनों साइड पर बोथ वेज. और फिर जब व्हेन आई एम आउट आई एम आउट. मुझे वो मसला नहीं होता कि व्हेन आई एम आउट तो आई एम वरीड अबाउट इट कि यार वो सही कर रहा होगा या नहीं. काफी स्ट्रांग है ना. आई थिंक ओवर टाइम बनाना पड़ता है वरना सरवाइव नहीं कर सकते. आप सब चीजों की फिक्र करेंगे तो आगे नहीं जा सकते अगर पीछे वाली चीजों को छोड़ेंगे नहीं. क्योंकि देखिए स्टाइल ऑफ वर्क सबका डिफरेंट होगा. राइट, कोई डांट के ज्यादा काम करेगा, कोई मोहब्बत से ज्यादा काम करेगा, कोई हंस के काम करेगा, कोई रोके. सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. और वो एक यानी इंटरव्यू में आप वो ट्रस्ट शायद स्टैब्लिश ना कर सके, वर्किंग स्टाइल स्टैब्लिश ना कर सके, बट 6 महीने गुजार के आपको पता चल जाता है कि यार ओके लेट्स, इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है और इसको करने दो. और बहुत सारी चीजें लाइक हसन डिड वेरी वेल क्योंकि हसन केम फ्रॉम अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड. उसने करीम में काम किया हुआ था, कीप ट्रकिंग में काम किया हुआ था, श्लम्बर्जर में काम किया हुआ था. तो वो प्रोसेस ही सिस्टम बनाने में ज्यादा अच्छा था. और मैं उसमें बहुत बुरा हूँ क्योंकि आई एम मोर ऑफ अ हसलर कि चीज को शुरू करना है, 0 to 1 करना है. आई कैन डू दैट. बट हसन वॉज कि अच्छा अब मैंने कम काम करना है और मैंने 12 लोगों की टीम से जब ज्यादा काम कराने हैं तो उसके क्या तरीका होगा. ही वॉज ग्रेट एट दैट. So I think it worked well कि वो पाकिस्तान हमारा मेच्योरिटी की तरफ जा रहा था and then we found a leader who was suitable for that. I think ये एक जो आपने बड़ी बात की है ना, ये प्रोसेस वाली बात की है. So क्योंकि मेरा भी सारा एक्सपीरियंस like 10-15 years जो है वो कॉर्पोरेट वाली साइड पे काफी सारा था. बड़े बिग जायंट्स जो है ना उनके प्रोसेसेस पहले के बने हुए होते हैं तो आप उनके रंग में ढल जाते हैं. राइट, सो आपने कोई प्रोसेस बनाना नहीं है. व्हेन यू आर स्टार्टिंग तो इट्स स्टार्टअप बनाया तो इट्स ओपन कैनवस. आपने अपने प्रोसेस डिफाइन करने हैं और उनको बार बार ऐसे करके ट्वीक करते रहना है. सो आई मीन which can be a little daunting as well कि यार ये वाला प्रोसेस बना तो रहा हूं मैं, अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा. I guess that's where the pivots come in, that's where the whole challenge comes in as well, that's where the learning comes in. सबसे बड़ा जो
आई थिंक क्वेश्चन होता है ना, जो सबसे मुश्किल सवाल है वो यही होता है कि अभी प्रोसेस का टाइम है या अभी खुला छोड़ने का टाइम है। अभी खुला छोड़ मतलब लग रहा है, अभी एग्जैक्टली। अभी अगर मैंने ओरेकल वाले प्रोसेस इंप्लीमेंट कर दिए जबकि मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है, अभी मुझे पता ही बहुत नहीं है, टाइट हो तो जाएगा वो ना, हाँ। तो वो टाइट हो जाएगा। वो मतलब या वो या एम्प्लॉय लेवल पे अनहैप्पीनेस होगी, या क्लाइंट कहेगा कि भाई या अभी तो तुम्हारी प्रोडक्ट मैच्योर नहीं है, तुम मुझे कह रहे हो चैट पे आए, मैंने अब बात नहीं करूंगा मैं आपसे फोन पे। या तो वो या यू कांट डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आई थिंक वो बड़ा बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी होता है कि अच्छा जब प्रोडक्ट स्टेबल हो गई, मैच्योर हो गई, ओके नाउ दिस थिंग कैन बी प्रोसेसाइज्ड, इफ दैट इज अ वर्ड, कि मतलब अब आप उसमें प्रोसेस बना के उसको ऑटोमेट सॉर्ट ऑफ कर दें। Right. So that kind of brings us to the end of the podcast session as well. I'm sure we're going to have a few more sessions आहिस्ते से करके कभी करेंगे. I think आपने 2-3 चीजें जो है ना बहुत अच्छी बात की है कि विजन की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. VC के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. If you do have an idea and you think you can execute this and you're passionate about it, just trust the process or make a process and then just go for it. You know, finding some kind of funding you will be able to figure out as long as you're talking to a lot of people. So networking जो है करें, LinkedIn के ऊपर जाएं, लोगों से reach out करें. Are you approachable on LinkedIn? I mean, can people tap you? यस यस Do यस, you respond to them? फॉर श्योर। रिस्पॉन्स में लेट हो जाते हैं बट मोस्टली मैं कर रहा होता हूँ। हाँ, बट आई थिंक फील फ्री टू रीच आउट, एंड ऑब्वियसली yeah, कुछ रेलेवेंट चीजें होती हैं, कोई अगर F&B में कुछ बिल्ड कर रहा है तो आई डेफिनेटली टॉक टू देम, right. रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ है। बट हाँ. अगेन अगर आपने कुछ सेल करना है मुझे तो मैं बहुत कम रिप्लाई करूंगा, तो इट्स अ स्पेक्ट्रम। Done. Well, thank you, Sir. Thank you so much for being on the show, and we will see you again soon. And we wish you all the best of luck. I guess we need a lot more entrepreneurs like you who start off from Pakistan from such humbling beginnings, and then make it big. Go to Riyadh, go to other countries. I hope you go to the US, you do an IPO, and you become one of the big F&B companies in the world. So my well wishes with you. और बाकी सर ख्याल रखें. Thank you so much. फिर इंशाल्लाह Thank you so मुलाकात much करेंगे. for having me, and it was lovely sharing our thoughts with you. Inshallah, looking forward to Of course. seeing you again. Assalamu See you. alaikum. Allah Hafiz. Allah Hafiz.